नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ मैं शुरू करने जा रहा हूं एक नई वोकैब सीरीज़, जिसमें हम करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में पूछे गए वर्ड्स के बारे में। तो आज है 14 अक्टूबर, तो आज करेंगे जो 14 अक्टूबर के न्यूज़पेपर में एडिटोरियल में जो वर्ड्स आए हैं उनके बारे में। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला वर्ड रहेगा डिटीरियोरेशन। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है डिटीरियोरेशन, जिसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग वर्स, बिगड़ना, ह्रास या पतन। यानी कि किसी वस्तु, स्थिति या व्यक्ति की गुणवत्ता या अवस्था का समय के साथ धीरे धीरे खराब होना या गिरावट आना, जैसे स्वास्थ्य, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था या नैतिक मूल्यों में ह्रास। डिटीरियोरेशन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, उसकी गुणवत्ता या अवस्था में धीरे धीरे, समय के साथ धीरे धीरे उसमें गिरावट आएगी। ठीक है, एक साथ नहीं आएगी, धीरे धीरे, ग्रेजुअली। जैसे कि अगर स्वास्थ्य है या पर्यावरण है, अर्थव्यवस्था है, उनमें अगर गिरावट आ रही है, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे इमारत के रखरखाव की कमी के कारण गिरावट के संकेत दिखाई दिए, यानी कि जो बिल्डिंग थी उसमें मेंटेनेंस नहीं हो पा रही थी, यानी कि उसका क्या हो रहा था, उसका ह्रास हो रहा था। ठीक है, धीरे धीरे वो बिल्डिंग खराब हो रही थी। तो धीरे धीरे खराब हो रही थी, तो इसलिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, डिटीरियोरेशन। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे इसको, द बिल्डिंग शोड साइंस ऑफ डिटीरियोरेशन ड्यू टू लैक ऑफ मेंटेनेंस। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिक्लाइन, डिग्रेडेशन, और इसके एंटोनिम हो जाएंगे इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट। यानी उसमें सुधार हो गया तो वो क्या हो गया, उसका उल्टा हो गया, एंटोनिम हो गया। तो याद रखेंगे, डिटीरियोरेशन का मतलब है किसी वस्तु, स्थिति या व्यक्ति की गुणवत्ता या अवस्था का समय के साथ, यानी कि धीरे धीरे खराब होना या उसमें गिरावट आना, तो उसको हम बोलेंगे डिटीरियोरेशन। और ये गिरावट किस में हो सकती है, स्वास्थ्य में हो सकती है, किसी की हेल्थ में हो सकती है, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट में हो सकती है, इकोनॉमी में हो सकती है, या फिर मोरल वैल्यूज़ में हो सकती है, किसी भी चीज़ में हो सकती है। तो इस तरह से जो गिरावट है, जो धीरे धीरे गिरावट हो रही है, उसके लिए हम वो वर्ड यूज़ करेंगे डिटीरियोरेशन। अगला वर्ड है प्रैग्मेटिक। ठीक है, जिसका मतलब होता है डीलिंग विद थिंग्स सेंसिबली एंड रियलिस्टिकली, जिसको हिंदी में बोलेंगे व्यवहारिक, या फिर ऐसा दृष्टिकोण जो वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित हो, केवल सिद्धांतों पर नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से सही निर्णय लेना। ठीक है, तो प्रैग्मेटिक का मतलब हुआ प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल होना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, उसने आर्थिक संकट को हल करने के लिए एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया। ठीक है, यानी कि जो आर्थिक संकट था उसको, उसका सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन था वो कैसा था, प्रैक्टिकल था। ठीक है, लॉजिकल था, यानी कि उसने ऐसा दृष्टिकोण या ऐसा सॉल्यूशन उसने निकाला जो कि वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित था। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे, शी टुक ए प्रैग्मेटिक अप्रोच टू सोल्व द फिनेंशियल क्राइसिस। तो फिनेंशियल क्राइसिस मतलब आर्थिक संकट। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे प्रैक्टिकल या रियलिस्टिक, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे आइडियलिस्टिक या इम्प्रैक्टिकल। यानी कि प्रैग्मेटिक का मीनिंग हमने क्या समझाया है, कि ऐसा दृष्टिकोण या व्यवहार जो कि क्या हो, वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित हो, इधर उधर की चीज़ों पर आधारित ना हो, जो जिसको लागू किया जा सके। अगला है सोवरेंटी। सोवरेंटी का मतलब होता है सुप्रीम पावर और अथॉरिटी, प्रभुसत्ता, स्वाधीनता या सर्वोच्च अधिकार। यानी किसी राष्ट्र की वह सर्वोच्च शक्ति जिससे वह अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से शासन कर सके और किसी बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो। यहाँ पर ये जो लाइन है, किसी बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वर्ड को समझने के लिए। देखिए, जो इंडिया है, जब उसको इंडिपेंडेंस मिली, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हमें क्या मिला, हमें सॉवरेंटी मिली, यानी कि हम अपने डिसीजन खुद ले सकते थे। कोई दूसरा देश हमारे देश को इस बात पर बाध्य नहीं कर सकता कि वो उसके अनुसार चले, यानी कि हम किसी दूसरे देश के अनुसार नहीं चल सकते। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हमारे पास कौन सा अधिकार है, हमारे पास सॉवरेंटी है। ठीक है, जैसे भारत ने स्वतंत्रता के बाद पूर्ण प्रभुसत्ता प्राप्त की, तो इसको कैसे बोलेंगे, इंडिया गेन कंप्लीट सोवरेंटी आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट सोवरेंटी थी, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो देश है वो एक ऐसा राष्ट्र बना जिससे कि हम अपने राष्ट्र के लिए अपने अनुसार निर्णय ले सकते थे, जिसमें बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो गए हम। ठीक है, तो इसी पावर को हम बोलते हैं सोवरेंटी। सिनोनिम्स के हो जाएंगे इंडिपेंडेंस या ऑटोनॉमी, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे सब्जेक्शन या डिपेंडेंस।
अगला वर्ड है सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव का मतलब होता है हैविंग रियल इंपॉर्टेंस और मीनिंग, वास्तविक या ठोस, यानी जो हवा हवाई चीज ना हो, एकदम ठोस हो, वास्तविक हो, जो किसी विषय का वास्तविक और ठोस पहलू बताता हो, केवल दिखावे या शब्दों का खेल नहीं बल्कि सार्थक और गहराई वाला विचार, यानी इधर उधर की बात ना करने वाला, एकदम वास्तविक बात करने वाला, तो उसको हम बोलेंगे सब्सटेंटिव। जैसे मंत्री ने आर्थिक सुधारों पर वास्तविक भाषण दिया, ठीक है, यानी कि जो आर्थिक सुधार थे उनको क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उनके ऊपर उसने जो भाषण दिया वो कैसा था, वो वास्तविक था, एकदम ठोस था, उसने इधर उधर की बातें नहीं की, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सब्सटेंटिव। तो कैसे बोलेंगे इसको, द मिनिस्टर मेड ए सब्सटेंटिव स्पीच ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी कि जो मिनिस्टर था उसने जो स्पीच दिया वो कैसा था, वो एकदम सब्सटेंटिव था, वो वास्तविक था। सिनोनिम इसके हो जाएंगे मीनिंगफुल या सिग्निफिकेंट, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे ट्रिवियल या इनसिग्निफिकेंट। अगला है इम्पिटस। इम्पिटस का मतलब होता है ए फोर्स दैट मेक समथिंग हैपन और मूव फास्टर, प्रेरणा या गति या फिर बल, कोई ऐसी शक्ति या कारण जो किसी कार्य या प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहायक हो, मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर या सामाजिक तौर पर। देखिए इम्पिटस का मतलब समझते हैं इस एग्जाम्पल के साथ, नई नीति ने औद्योगिक विकास को गति दी, ठीक है, यानी कि बल मिला, नई नीति से जो औद्योगिक विकास था उसको बल मिला, तो उसको कैसे बोलेंगे, द न्यू पॉलिसी गेव एन इम्पिटस टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था उसको क्या मिला, उसको बल मिला। तो इम्पिटस का मतलब समझेंगे हम कि ऐसी शक्ति या कारण जिसकी वजह से हमें आगे बढ़ने में सहायता मिले, जो हमारे लिए प्रेरणा का काम करे या एक फोर्स या बल का काम करे। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्टिमुलस, मोटिवेशन, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे हिंड्रेंस या ऑब्स्टेकल। हिंड्रेंस का मतलब या ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा, तो बाधा का उल्टा क्या होगा, प्रेरणा, ठीक है, बाधा हमें रोकती है, प्रेरणा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अगला है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इंक्रीजिंग बाय सक्सेसिव एडिशंस, संचयी बढ़ता हुआ, क्रमिक रूप से बढ़ता हुआ, यानी जो धीरे धीरे एकत्र होकर बढ़ता जाता है, जैसे अनुभव, ज्ञान या प्रभाव, जो समय के साथ मिलकर बड़ा रूप ले लेता है। तो क्यूमुलेटिव का मतलब हुआ जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, एक साथ नहीं बढ़ रहा, धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे हमारा एक्सपीरियंस है वो धीरे धीरे बढ़ता है, ज्ञान, हम एक साथ सारा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, हमें धीरे धीरे पढ़ना पड़ता है, ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, तब जाके हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। ऐसे ही कोई भी प्रभाव है जो समय के साथ मिलकर बड़ा रूप ले लेता है उसको हम बोलेंगे क्यूमुलेटिव। सेंटेंस से समझेंगे, प्रदूषण का संचयी प्रभाव हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये संचयी मतलब जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो जमा हो रहा है, ठीक है, संचय का मतलब होता है जमा करना, तो जो प्रदूषण है उसका प्रभाव हमारे पर्यावरण पर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन इज डैमेजिंग आवर एनवायरनमेंट, यानी कि जो पोल्यूशन का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, यानी जो इफेक्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, वो हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है, वो डैमेज कर रहा है। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे कलेक्टिव या टोटल, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे सेपरेट या इंडिविजुअल। अगला है अबेयंस। अबेयंस का मतलब होता है स्टेट ऑफ टेम्परेरी इनएक्टिविटी और सस्पेंशन, अस्थायी विराम या ठहराव, जैसे किसी कार्य या नीति को अस्थायी रूप से रोक देना, न तो पूरी तरह समाप्त करना न ही पूरी तरह लागू करना, यानी बीच में लटका देना, उसको हम बोलेंगे अबेयंस। सेंटेंस से समझेंगे, नए कानून को अगले आदेश तक स्थगित रखा गया, यानी कि जो कानून था उसको रोक दिया गया, ना तो वो पूरी तरह लागू हुआ ना उसको कैंसिल किया गया, ठीक है। तो इसको सेंटेंस में कैसे बोलेंगे, द न्यू लॉ वाज केप्ट इन अबेयंस, तो केप्ट इन अबेयंस यानी कि उसको लटका के रखा हुआ है, अनटिल फर्दर नोटिस, तो अगले आदेश तक कानून को स्थगित रखा गया। तो यहाँ पर ये जो अबेयंस है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये बता रहा है कि वो जो कानून था उसको बीच में लटका दिया गया है, ना उसको लागू किया गया है, उसको अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे सस्पेंशन या पॉज, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे कंटिन्यूएशन या एक्शन। अगला है रिपेरियन स्टेट। रिपेरियन स्टेट का मतलब होता है ए स्टेट सिचुएटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ ए रिवर, नदी तटीय राज्य, यानी कि ऐसे स्टेट्स या राज्य जो किसी भी नदी के साइड में या बैंक पर बसे हुए हैं, वह राज्य या क्षेत्र जो किसी नदी के किनारे स्थित हो या उस नदी के जल स्रोतों पर अधिकार या उपयोग का हिस्सा रखता हो, यानी कि ऐसा राज्य, स्टेट या फिर क्षेत्र जो किसी नदी
के जल के ऊपर अधिकार रखता हो, ठीक है, यानी कि वो उसके जल का यूज़ कर सकता है, उसके पानी का यूज़ कर सकता है। तो ऐसे राज्यों को हम बोलेंगे रिपेरियन स्टेट्स। जैसे पंजाब और हरियाणा सतलज नदी के तटीय राज्य हैं, यानी उसके ऊपर बसे हुए हैं, तो पंजाब एंड हरियाणा आर रिपेरियन स्टेट्स ऑफ रिवर सतलज। इसके सिनोनिम हो जाएंगे रिवरीन स्टेट, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे लैंडलॉक्ड स्टेट। लैंडलॉक्ड मतलब जो चारों ओर से लैंड से घिरा हुआ है। अगला है स्टुअर्डशिप। स्टुअर्डशिप का मतलब होता है द रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ समथिंग, जिसको हिंदी में बोलेंगे प्रबंधन, संरक्षण या जिम्मेदार देखभाल। किसी संसाधन, संस्था या कार्य की जिम्मेदारी पूर्वक देखभाल और प्रबंध करना, ईमानदारी और जवाबदेही के साथ। यानी कि अगर हम किसी संसाधन, संस्था या कार्य की देखभाल कर रहे हैं, किसके साथ, पूरी जिम्मेवारी के साथ, और उसको मैनेज कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे हमारे पास कौन सी क्वालिटी है, उसको बोलते हैं स्टुअर्डशिप। जैसे प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदार प्रबंधन भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यक है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गुड स्टुअर्डशिप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज इसेंशियल फॉर फ्यूचर जनरेशंस। तो यहाँ पर ये जो स्टुअर्डशिप है, इसका मतलब हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किसी की देखभाल करना। सिनोनिम इसके हो जाएंगे मैनेजमेंट या सुपरविजन, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे नेग्लिजेंस या मिसमैनेजमेंट। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।